हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज राहुल सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, न्यू बोर्ड पे फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो नाम आता है केमिकल काइनेटिक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो देखिए, क्लास 12th में आप केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस को स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी तरह से जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर भी एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सर इतनी सारी ब्रांचेस तो पहले से थी भाई, एक नई ब्रांच और क्यों बना दी, क्या करेंगे हम इसका। तो ये ब्रांच स्पेशली डिजाइन की गई है। इसके अंदर दो चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर एक हम पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, इसके साथ ही पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सारी बातें क्या हैं अभी आपके साथ हो जाएंगी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई रिएक्टेंट है मेरे पास, सपोज कि रिएक्टेंट ए है और वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट ए है वो बेटा कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट पी में। तो ए ही तो कन्वर्ट हो रहा है पी में, ये जो ए है बार बार किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। तो धीमे धीमे जो ए का अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये बहुत सारा ए था मेरे पास, ये पी है, ए यहाँ से डिक्रीज होगा और ए के बदले में पी अपीयर हो जाएगा। ए डिसअपियर होगा, पी अपीयर हो जाएगा। मतलब ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। तो ए यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को स्टडी करने के लिए बनाई गई है केमिस्ट्री की एक ब्रांच जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इट्स इनफ, इतना सफिशिएंट है कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं और उन फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, इसको स्टडी करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की जो अलग से ब्रांच डिजाइन की गई है उस ब्रांच को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, अब इसके साथ जो जरूरी चीजें हैं मैं सारी इस पेज पे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया गया था। अब मैं धीमे धीमे करके सारी चीजें एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज पेज नंबर 2, एनसीईआरटी की आपकी बुक है, कोई चीज़ छूटे ना इसलिए मैं यहाँ पे इसे लगा रहा हूँ, बाकी साथ साथ एक्सप्लेन भी आपको करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ओके, फर्स्ट पेज को डिलीट करना था, सेकेंड पेज पे आ चुके हैं हम लोग। तो ये अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब मेरे पास, अभी मैंने बोला कि कोई रिएक्टेंट ए है जो धीमे धीमे रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट ए कन्वर्ट किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है भैया। और क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये ए था बहुत सारा, मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, बहुत सारा ए है और मैंने इसे ऐसी सर्कमस्टेंस में रख दिया कि ये धीमे धीमे किस में कन्वर्ट होगा, पी में। तो इनिशियली तो पी नहीं होगा ना मेरे पास, ए ही तो कन्वर्ट हो रहा है पी में। जब ए यहाँ से डिसअपियर होगा, जितना अमाउंट ए का डिसअपियर होगा उतना ही पी का अमाउंट अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से ए का एक डिसअपियर हुआ, यहाँ पे एक अपीयर हो गया, यहाँ से एक डिसअपियर हुआ, इधर अपीयर हो गया, यहाँ डिसअपियर हुआ, इधर एक अपीयर हो गया, एक इधर डिसअपियर हुआ, इधर एक अपीयर हो गया, फिर एक डिसअपियर हुआ, इधर एक अपीयर हो गया।
तो धीमे धीमे हम क्या देख रहे हैं, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो धीमे धीमे अपीयर होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा। कंसंट्रेशन समझ रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को बोल रहे हैं कंसंट्रेशन। आपने सुना है मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये सारे टर्म्स किसके हैं, कंसंट्रेशन के हैं। तो धीमे धीमे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, वही स्पीड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तो रिएक्टेंट से बोलता ही नहीं, भैया खुट्टी चल रही है इससे, मैं तो प्रोडक्ट के बेस पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो जब मैं रिएक्टेंट को देख रहा था तो मैंने देखा कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर रिएक्टेंट के रेफरेंस में बोला जाएगा तो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यही तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई हम लोग, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के हमारे दो तरीके हो सकते हैं। उन दोनों तरीकों में इरेजर भाई पहली बार यूज कर रहा हूँ इस बोर्ड को मैं, तो थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे मुझे कंफर्टेबल होने में। ये दूसरा पेज चला गया, अब ये दूसरा पेज वापस आ गया, तीसरा पेज आ गया ये, ठीक है ठीक है। चलो तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसका, ये दूसरा पेज, ये शायद ये था, ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड था, हम यहाँ पे चल रहे थे, ये चल रहे थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी। तो जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो पी होगा वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी है वही क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये देखा था हमने, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं रिएक्टेंट को देख के रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करूंगा या प्रोडक्ट को देख के डिफाइन करूंगा, दोनों के बेस पे किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, और थोड़ा जूम हो जा, चलो हो जाएगा, और थोड़ा जूम हो जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है विजिबिलिटी, आई थिंक क्लियर है शायद। तो मैं यहाँ पे इसे और जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो होगा भाई, धीमे धीमे हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के रेट में हम लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं निकाल रहा हूं रेट ऑफ, यहां पर लिख कर देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी इसकी डिसअपियरेंस का रेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या होगा, ये मैंने क्या बनाया, डेल्टा बनाया, ये साइन किसका है, कंसंट्रेशन का है, ये ए लिख दिया तो किसकी कंसंट्रेशन है, ए की। तो ये क्या शो कर रहा है, चेंज, डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी क्या है, शॉर्ट टाइम इंटरवल, जितने टाइम तक रिएक्शन को स्टडी किया गया। यानी मैं देख रहा हूँ कि 5 सेकेंड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई है, तो डेल्टा टी 5 हो जाएगा। अगर 10 सेकेंड में स्टडी कर रहा हूँ तो डेल्टा टी 10 हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ई अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, डेल्टा बोले तो चेंज, ए ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास बोलते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी, यानी टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम, यही क्या है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बस इतना सा ध्यान देना है कि जो ए है ना, समय के साथ ए का अमाउंट क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा, क्योंकि ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि अब इस बार मैं रिएक्टेंट को ना देख के प्रोडक्ट को देख रहा हूँ,
तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P, यानी P के अपीयरेंस का रेट निकालना है। तो इस बार क्या होगा भैया, डेल्टा क्या शो करेगा, चेंज को, P के दोनों ओर ब्रैकेट लगा दिए, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ P, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन वही बात 5 सेकंड तक स्टडी किया है तो डेल्टा T 5 हो जाएगा, 10 सेकंड तक स्टडी किया है तो डेल्टा T 10 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के दो तरीके हो गए, ठीक है। जो मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने निकाला ये दो तरह से निकल के आया। ये वाला जो ऊपर निकला था ये भी क्या था हमारा, ये अभी अभी हमने किया था, टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, राइट और हाइलाइटर, ये मैंने ले लिया, चलो काम नहीं कर रहा है, चलो करेगा, ये ले लिया, चेंज कर करके देखते हैं ना, ये भी नहीं चल रहा, चलो वही जो वापस था वही ले लेते हैं, वही क्या बताया जाए, चलो ये ले लेते हैं। तो हम जो लिख रहे थे ये क्या था, ये भी इसी रिएक्शन का रेट है, ये जो रिएक्शन है जिसमें AP में कन्वर्ट हो रहा है उसी रिएक्शन का रेट ये भी है और उसी रिएक्शन का रेट ये भी है। तो जब दोनों एक ही रिएक्शन के रेट है इट मीन्स दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt। माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि A का अमाउंट समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, और ये भी क्या है, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी इसके इक्वल होगा। ये क्या है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P अपॉन dt, डेल्टा T सॉरी, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। इसमें साइन नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि समय के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा, और अब देखिए इसके बाद दो चीज़ें हो गई, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हमारा सेकेंड पेज ये था, इसमें कुछ रह गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वही क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें एक बात और समझनी है आपको कि जो रिएक्शन है उसके रेट को मुझे स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। रिएक्शंस कितने टाइप की होंगी भाई, रिएक्शन जो होंगी हमारी वो 3 टाइप की होंगी। अब उन तीनों रिएक्शंस को एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम एक एक करके उन रिएक्शंस को देखते हैं कि जो रिएक्शन 3 टाइप की हैं वो कौन कौन सी हैं। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, एड टू पेज। 1-2 दिन लगेंगे, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब मैं थोड़ा सा सीख जाऊंगा तो आपका बहुत सारा समय बचाने का काम करूंगा। चलो इसे हटाओ यार, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। चलो हम इसे ऐसे ही बताते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, हो गया काम, डन। अब समझिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके बेस पे जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं दुनिया में उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई, बोल के देखिए आप लोग, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन होती हैं कि आप पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब इनमें कंप्लीट होने में टाइम ही नहीं लगता। वेरी वेरी फास्ट, इंस्टैंटेनियस या वेरी वेरी फास्ट कह सकते हैं। जैसे अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालूं तो मैं वादा करता हूं कि आप पलक झपक नहीं पाएंगे तब तक। तो कोई तो पता ही है आपको कि पहले वाला पॉजिटिव है और बाद वाला नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव। रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जा रहा है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन ज़्यादातर आयन एक्सचेंज होती हैं, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा क्या बन गया, AgCl। और AgCl कैसा होता है, वाइट कलर का होता है।
तो सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस था, HCl कलरलेस था, दोनों को मिलाते ही विद इन सेकेंड तो लगना ही नहीं है यार। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 की पावर -12 से 10 की पावर -16 इतना सेकंड का समय लगता है, यानी 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लग रहा, तब तक पूरा सॉल्यूशन वाइट हो चुका होगा। इतनी फास्ट रिएक्शन हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है। दूसरी रिएक्शन होती है आपकी स्लो रिएक्शन। तो आपने अभी क्या देखा कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के बेस पे रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। पहला इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, पलक झपकते ही, यानी विद इन 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -12 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। अब ये स्लो रिएक्शन है। स्लो का मतलब कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में या आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। सपोज मैंने इसमें मिलाया CH3 COOH था, ठीक है, इसके अंदर मैंने अल्कोहल मिला दिया C2H5OH। अब रिएक्शन हुई, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया H2O, और क्या बन गया भाई CH3 COO C2H5, एस्टर बन गया। तो ये एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन है ये कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाएगी, स्लो रिएक्शन कहला रही है। तो थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस आती हैं दैट आर वेरी स्लो रिएक्शंस, बहुत ही स्लो, हम लोगों की तरह बिल्कुल ना। इन्हें ये कुछ मिनटों में नहीं, इन्हें पूरा होने में हो सकता है दिन लग जाए, हो सकता है 1 वीक लग जाए, 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 1500 साल भी लग सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक तो आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पर जो जंग लग रही है ना, वो 1 मिनट में नहीं लग जा रही है। लोहे को आप बाहर डाल दो, 2, 4, 6, 8, 10 दिन में उसमें जंग लग के तभी वो लोहा खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि पूरा लोहा खत्म होने में 1 साल लग जाए। तो दीज रिएक्शंस टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस हैं। और मैं बात करूँ रेडियम की, रेडियम 226 जो होता है, इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है 1518 ईयर्स। मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट होने में, जो कंपाउंड हमने लिया है रेडियम का जितना अमाउंट लेंगे वो आधा डिके होने में इतना 1580 ईयर्स का टाइम लग जाता है। कैटालिस्ट की एब्सेंस में H2O2 की रिएक्शन से वाटर बनता है। कैटालिस्ट की एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, H2 और O2 की रिएक्शन से क्या बनता है H2O। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस आते हैं। हमने पढ़ा कि स्पीड के बेस पे रिएक्शन 3 टाइप की, इंस्टेंटेनियस, पलक झपकते ही कंप्लीट हो गई। क्या तुम्हारे बस की बात है कि इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर लो? सोच भी नहीं पाओगे, तब तक तो रिएक्शन खत्म है। क्या तुम्हारे बस की बात है कि वेरी स्लो रिएक्शन का रेट तुम डिटरमाइन कर लो? नहीं सोच पाओगे भाई, जिंदगी खत्म हो जाएगी, रिएक्शन खत्म नहीं होगी, नहीं कर सकते। तो फायदा ये हुआ कि केवल एक ही टाइप की रिएक्शन है, कौन सी? स्लो रिएक्शन, जिसके रेट को अपन स्टडी कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन के रेट को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखें, ये हमने यहाँ पे ले लिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं 3rd पेज की तरफ, ये मैंने बता दिया आपको। हाँ, अब आते हैं भाई इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ रिएक्शन तो आप समझ चुके हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितनी स्पीड से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आजा भाई आजा आजा। मुझे ये थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं नहीं आया तो यार रिकॉर्डिंग बीच में ही गड़बड़ ना हो जाए। चलो हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मैं पैनल को, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, थोड़ा फ्रेंडली होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो रेट, हम बात कर रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है, ये लिखा है नन्ना सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा वाला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। पहले मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। ये क्या होता है कि कोई रिएक्शन चल रही है, सपोज 10
AM पर वो रिएक्शन स्टार्ट हुई और वो रिएक्शन जाके कंप्लीट हुई 10 to चलो 55 सेकेंड मान लेते हैं, 10:55 AM पर ख़त्म हो गई। तो टोटल रिएक्शन ने कितना टाइम लिया? 10 बजे शुरू हुई, 10:55 पे ख़त्म हो गई। तो टोटल रिएक्शन ने कितना टाइम लिया? 55 सेकेंड। अब इसका रेट निकालने के दो तरीके हैं। मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिएक्शन का रेट निकालना चाहता हूं। इसका अच्छा सा एग्जांपल है, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, मैं बाइक लेके निकल गया, मुझे जाना था कहीं पास के दूसरे शहर जाना था। अब मैं जब घर से निकला, ट्रैफिक था भाई, स्पीड मेरी बहुत स्लो थी। आगे मुझे रोड खाली मिला, स्पीड मेरी बढ़ गई। आगे देखा तो हाईवे था, यार मज़ा आ गया। आगे जाके जाम में फंस गया, स्पीड 0 हो गई। ठीक है, फिर आगे थोड़ा चले, बरसात हो गई, रुक गए, फिर स्पीड 0 हो गई। फिर हाईवे मिला, फिर स्पीड, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में मेरी स्पीड सेम बिल्कुल भी नहीं है, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालनी है। मैं बोलूं कि ये बताओ भाई कि 10:15 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, या मैं पूछूं भाई बताओ 10:35 पर तुम्हारी स्पीड क्या थी, या 10:55 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो हो सकता है इस समय मेरी स्पीड कितनी रही हो, 10 किलोमीटर पर आवर। इस समय मेरी स्पीड कितनी रही हो, 0 किलोमीटर पर आवर। और इस समय मेरी स्पीड कितनी रही हो भाई, मैं पहुंच चुका हूं, हो सकता है फिर से 0 हो गई हो। तो 0 हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, और 80 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्पीड डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट है। तो मैं किसी शॉर्ट इंटरवल में, यानी विद इन 2 और 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा कि ये बताओ कि 10:15 से लेकर 10:17 तक तुम्हारी स्पीड क्या थी, या 10:35 से 10:37 तक तुम्हारी स्पीड क्या थी, या 50 सेकेंड से 10:52 तक तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो मैं रिएक्शन को कितना स्टडी कर रहा हूं, मैं रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो मैं पर्टिकुलर एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में रिएक्शन को स्टडी करूंगा और उस टाइम इंटरवल में देखूंगा कि स्पीड क्या है। वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकाल रहे होंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा, मिलना तो चाहिए यार, मिल गया, ये मिला। अरे इरेजर छोटा क्यों है भाई, बड़ा हो जा। चलो बड़ा भी हो गया। अरे अब मिटना बंद हो गया, कोई बात नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, मिटा के ही मानेंगे। चलो हो जाएगा। तो हम अब निकाल रहे हैं, मैंने सपोज रिएक्शन को स्टडी किया, बहुत छोटे समय तक, शॉर्ट इंटरवल टाइम तक मैंने रिएक्शन को स्टडी किया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने रिएक्शन को स्टडी कितना किया है भाई, मैंने स्टडी किया 3 सेकेंड तक। कितने समय तक स्टडी किया, 3 सेकेंड तक। उस 3 सेकेंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ कि स्टार्टिंग में 25 मोल्स थे, अब रह गए कितने, 20 मोल्स रह गए। तो कितने मोल्स का चेंज हुआ, 5 मोल्स का, 5 मोल्स का चेंज हो गया। तो ये जो शॉर्ट टाइम इंटरवल है इसे बोलते हैं dt। वो शॉर्ट टाइम इंटरवल जब तक आपने, जिस समय आपने रिएक्शन को स्टडी किया, वो क्या है, dt। कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, स्मॉल चेंज, वो क्या है, dx। तो dx क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या है भैया, स्मॉल टाइम इंटरवल। समझ लो, dt क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल, dx क्या है, dx स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इन फ्यूचर, dx अपॉन dt। मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल तक मैंने स्टडी किया, तो dx की वैल्यू 5 थी और भैया इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो मैंने डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 6 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब यूनिट बता देंगे आपको। तो ये हमारा क्या निकला है, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा वाला है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मैंने नहीं पूछा कि रिएक्शन शुरू कब हुई थी,
मैंने नहीं पूछा कि रिएक्शन ख़त्म कब हुई थी। अब मैं दूसरी टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज में क्या होता है भाई, देख लो। एवरेज में क्या होगा, जब मैं लूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा हो, कुछ दिखने में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि नया नया पैनल है, नए नए मास्टर हैं, पहली बार कोशिश कर रहे हैं। अगली बार से कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, वीडियो आपकी शानदार ही बने। कुछ कट रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा है। तो मैं अच्छा, इसमें बोर्ड भी कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज का मतलब ये है कि ए से बी बन रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हुई 10:11 पर और रिएक्शन चली कब तक? 10:55 तक। तो मैं निकालना चाहूँगा टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसे डेल्टा क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल नहीं है, ये लॉन्ग टाइम इंटरवल है, क्योंकि इतने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो 10-11 सेकंड से 10-15 सेकंड, इसे 55 सेकंड से 11 सेकंड को जब आप माइनस करोगे तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा? 44 सेकंड का। तो ये हो गया टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस में क्या ले रहे थे हम? स्मॉल टाइम इंटरवल। इसमें क्या ले रहे हैं? टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। अब स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं कि ए के मेरे पास 100 मोल्स थे, और जब रिएक्शन कंप्लीट खत्म हो गई इस टाइम पर पहुंचकर तो इसके 20 मोल्स रह गए। तो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ डेल्टा एक्स। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? 100 - 20 80। तो ये क्या है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जब प्रोडक्ट ए बी में चेंज हो रहा है तो उस समय डेल्टा टी क्या है भाई? टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। डेल्टा एक्स क्या है? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के भी हो सकती है और ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अगर ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हुई तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि समय के साथ डिक्रीज हो रही है। अगर ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हुई तो साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि समय के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे मैं क्या लिखूंगा भाई? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा एक्स देखूं इसके रेफरेंस में, तो डेल्टा एक्स अपॉन ए के, डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज का साइन क्या होता है? डेल्टा। किसकी कंसंट्रेशन देख रहा हो? ए की। तो ए के दोनों तरफ मैंने ब्रैकेट लगा दी। तो ये क्या शो कर रहा है? ये मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ, डेल्टा का डेल्टा ले लिया। एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? ए की। तो मैंने x की जगह एक ही कंसंट्रेशन, डेल्टा की जगह मैंने डेल्टा लिया है, x की जगह मैंने एक ही कंसंट्रेशन ले लिया, अपॉन डेल्टा टी क्या है भाई? टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। और साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होनी है। अब फिर से देखिए, अगर मैं इसे देखकर रेट निकालूं तो डेल्टा तो लगाऊंगा, लेकिन x की जगह a ना लिखकर x की जगह क्या लिखूंगा मैं? b लिखूंगा। टोटल टाइम टेकन वही रहेगा डेल्टा t। साइन इस बार नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होगा, क्योंकि समय की कंसंट्रेशन, समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस रिएक्शन के रेट को दो तरह से लिखा जा सकता है, और ये दोनों रेट आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही रिएक्शन के दोनों रेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा बहुत जल्दी। तो अब इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने का तरीका क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। बोले इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को डिफाइन करो। ठीक है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम when the reaction is studied for a short interval, very short interval, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अदरवाइज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हमें ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ेगी
वो पड़ेगी किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए अब मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ भाई, वरना टाइम भी बहुत लगे और काम भी ना हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की हमारी ये बात हो चुकी है। पेशेंस के साथ थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप अगर समझ पाएँ तो। कोई रिएक्शन थी, इसमें एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था। ये टाइम T1 टाइम, ये सारा टाइम सेकंड में है, ये सारा टाइम सेकंड में है। ये क्या है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये क्या है, दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। नहीं, रिएक्टेंट एक ही है भाई। ये क्या है, ये है T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है भाई, ये T1 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। चलिए बड़ा करते हैं थोड़ा सा ऐसे। भाई आप इसी को मान के चलिए, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो ये कंसंट्रेशन कब है, T1 मतलब 10:11 पे। जो कंसंट्रेशन एक ही रिएक्शन को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 सेम रिएक्शन को 8 टाइम्स स्टडी किया गया है और उसका डेटा एक टेबल की फॉर्म में अवेलेबल है। T1 मतलब वही जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी 10:11 हो सकता है। T2 मतलब जब रिएक्शन खत्म हुई, T2 10:55 हो सकता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है। रिएक्शन को स्टडी करना कब स्टार्ट किया, 0 सेकेंड पे। कब तक किया, 50 सेकेंड तक। तो टोटल टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस कर दो। इससे जब आप इसे माइनस करोगे क्या निकल आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। 0 से 50 सेकेंड तक हुई है तो टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। तो कंसंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या निकल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सेम काम एक्सपेरिमेंट 2 में किया, 3 में किया, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में किया, बहुत सारे में किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का रेट हर बार डिफरेंट आ रहा है। रिएक्शन एक ही है, स्टडी 8 बार किया गया। फर्स्ट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1.90, सेकेंड टाइम 1.7, थर्ड टाइम 1.58, फोर्थ टाइम 1.40, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवेंथ, एट्थ। तो ये क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है जो कुछ कुछ सेकंड के लिए स्टडी किया गया। अगर मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो एवरेज का मतलब मैं टोटल चेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं सारी बातें बता चुका हूँ, चलो इसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक फॉर्म में यहाँ पर लिखकर दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे ये लिखा मैंने, एक रिएक्शन है ट्वाइस HI, शायद ऊपर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आज बोर्ड की सेटिंग सही से नहीं हो पाई है। ये कल बहुत शानदार तरीके से होगी, आप भरोसा रखिए। ठीक है, भरोसे के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस HI गिव्स H2 + I2। अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहूँ तो रेट निकालने के 3 नज़रिए। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि मैं किस पर नज़र रखूँ, मैं सिर्फ नज़र रखूँगा HI पे नज़र रखूँ कि HI की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। दूसरा तरीका कि मैं H2 पर नज़र रखूँ। तीसरा तरीका मैं I2 पर नज़र रखूँ। तो इस रिएक्शन का रेट कितनी तरह से निकलेगा, 3 तरीके से। कमाल की बात यह है कि तीनों रेट आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सारे के सारे सेम रिएक्शन के रेट हैं। तो मैं लिख रहा हूँ dx/dt। dx/dt किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल टाइम इंटरवल, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं H2 को देखकर, HI को देखकर निकाल रहा हूँ तो D तो ऐसे ही लिखा रहेगा। X की जगह क्या लिख दूंगा मैं, HI लिख दूंगा। X की जगह क्या लिख दिया, D को मैंने सेम लिखा। X की जगह HI की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ जाएगा, DT।
यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, जो नंबर दे रखा है, वो 1/, में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1/2, ठीक है। और समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो साइन काय का आ जाएगा माइनस का। तो इस रिएक्शन का एक रेट मैंने निकाल दिया, किसे देखकर, HI को देखकर। अब मेरी नज़र किस पर है, H2 पर। फिर से मैं निकालूंगा क्या, dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस बार d की जगह d लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिख दूंगा, अपॉन dt ऐसे ही लिखा रहेगा। कोफिशिएंट कोई है नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और चूंकि प्रोडक्ट है तो समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। इसी रिएक्शन के रेट को हम फिर से निकाल रहे हैं। इस बार इस रिएक्शन का जो रेट निकालूंगा मैं I2 को देखकर निकालूंगा। तो D की जगह तो D लिखूंगा, X की जगह क्या लिख दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन क्या आ जाएगा dt, और समय के साथ क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 होता तो मैं 1/3 कर देता, यहाँ पर 5 होता तो 1/5 कर देता। कोएफिशिएंट 1 है इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ 2 था तो 1/2 कर दिया। तो ये वैल्यू किसकी, dx/dt की, ये वैल्यू किसकी, dx/dt की, ये वैल्यू किसकी, dx/dt की। dx/dt क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 तरह से निकाला है, तीनों चूंकि रेट है, तीनों dx/dt की वैल्यू है तो तीनों आपस में इक्वल होगी। तो इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस से रेट क्या हो गया, -1/2 dHI अपॉन dt, जो कि इक्वल होगा किसके, dS2/dt के, जो कि इक्वल होगा किसके, dI2/dt के। ठीक है भाई लोग, चलो एक और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसमें, जो मुझे लगता है कि आपके काम आ सकता है, ठीक है। चलो यार ये है, कहाँ है, उसे हटाओ, बार बार कुछ नया नया सीखो, ठीक है। चलिए अब दूसरा ये है, ये बहुत इसे समझ लिया, इसे समझ लिया तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। चलो ये रिएक्शन है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यार, पता नहीं मानते हैं लोग क्योंकि कोफिशिएंट आ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। N2 + 3H2 gives twice NH3। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो जरा, समझ गए हो तो बताओ इस रिएक्शन का रेट कितनी तरह से निकाला जा सकता है, 1 2 3। इस रिएक्शन के रेट को 3 तरह से निकाला जा सकता है। और खास बात, अगली बात क्या है, बताओ बताओ, अभी बताई थी, तीनों रेट आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट dx/dt निकाल रहा हूं, पहले निकाल रहा हूं N2 को देखकर। कोफिशिएंट कोई है नहीं तो d की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, d, x की जगह क्या लिख दूंगा, एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt का dt रहेगा। रिएक्टेंट है तो समय के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो माइनस का साइन आ गया, बोलो है कि नहीं, भूल जाओ सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अब मैं इस रिएक्शन के रेट को इसे देखकर निकाल रहा हूं। अब इसमें कोफिशिएंट कितना है, 3, तो मैं क्या लिखूंगा 1/3। रिएक्टेंट है तो समय के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, साइन कौन सा, माइनस का। कलर बदल के लगा देता हूं, चलो भाई साइन इसमें काय का आया, माइनस का, इसमें भी काय का, अरे यार थोड़ा रुक जा भाई, हाँ अरे हट जा, जिसे हटा रहे हैं वो नहीं हट रहा है भाई। चलो ये भी, इसकी भी कमाल की बात है, जिसे हटाते हैं वो नहीं हटता है। चलो हट गया, चलो यार एक बार फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। डी की जगह मैं लिखूंगा, डी की जगह मैं लिखने तो दो भाई, डी की जगह मैं डी ही लिखूंगा। एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, एक्टिव मास ऑफ N2 लिख दूंगा, अपॉन dt की जगह dt लिख दूंगा। समय के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसी रिएक्शन के रेट को मैं H2 को देख के निकाल रहा हूं। इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रेट चूंकि इसी रिएक्शन का है तो ये रेट भी इसके इक्वल होगा। जो मैं निकालने जा रहा हूं, जो निकल चुका है, दोनों इक्वल होंगे। अब कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 3, बताओ भाई क्या करना चाहिए, 1/3। अच्छा रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि ये बदलेगा प्रोडक्ट में, तो साइन कौन सा, माइनस का।
क्या करना है भाई, डी की जगह डी लगा लो, लगा लिया। एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ H2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, dt आएगा। तो ये भी इसी रिएक्शन का रेट है। निकालने का तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, और भी तरीका है, अभी तो NH3 को देखकर निकाल सकते हैं। चलिए फिर से देखो, कोफिशिएंट कितना है 2, तो क्या आएगा 1/2। डी की जगह डी लिखूंगा, एक्स की जगह कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिख दूंगा, अपॉन बोलो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए ये 3 तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया है, तीनों आपस में इक्वल होंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा ये पेशेंस तो रखना पड़ता है, लेकिन पेशेंस रखोगे तो मज़ा भी तुम्हें आएगा। तो हमने ये पढ़ लिया 4th पेज पे, हमने पास आउट कर लिया, ये सब कर लिया हमने, कुछ नहीं करना। अभी न्यूमेरिकल्स मैं अगले रेंज में रखूँगा, ये वही है न्यूमेरिकल्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के हैं, और रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रेट हैं। अब एक यार नई चीज़ आ रही है, इसे थोड़ा ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला दोनों को साथ साथ लिख लें, ठीक है। एक लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है पता नहीं भाई, ये क्या हो गया है, थोड़ा कैमरा ऊंचा करता हूँ मैं, वन मैन आदमी है, आप लोग समझ सकते हो थोड़ा सा ना, हाँ इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। ये अब आई होप कि आपको कैमरा पूरा ब्लर क्यों हो रहा है भाई, क्या हो गया भाई, तो चलो कोई बात नहीं यार, मान जा भाई, मान जा, हाँ हाँ चलो आ जाएगा, आ गया, वाह अब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आज एडजस्ट करेंगे, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, और कल जो गलतियाँ आज हुई हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मुझे देखना है डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस समझ लो बस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। जैसे है क्या कि चलो ये रिएक्शन लिखिए, लिख लेता हूँ मैं, CH3 COO C2H5, एस्टर है, ये एस्टर है, इथाइल एसीटेट, इसकी रिएक्शन वाटर से कराई HOH होता है, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यहाँ से एक तरफ जुड़ जाएगा H और एक तरफ जुड़ जाएगा OH, क्या बन जाएगा CH3 COOH और प्लस C2H5OH। अब ये रिएक्शन भाई किसी ना किसी स्पीड से तो हो रही होगी, चाहे वो कम स्पीड से हो रही हो या फिर ज़्यादा स्पीड से हो रही हो, रिएक्शन तो किसी ना किसी स्पीड से हो ही रही है। तो अब ये जो रिएक्टेंट है कितनी स्पीड से इसमें बदल रहा है, ये पता कैसे चलेगा। अभी आपने देखा था एक पिछली स्लाइड में कि हमने 8 टाइम एक्सपेरिमेंट किया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ये देख रहे हैं 8 बार एक्सपेरिमेंट किया, सेम रिएक्शन का डेटा 8 टाइम्स लिया, तब हमने निकाला रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मुझे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कराने पड़ते हैं। तो मैंने इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो हमने क्या देखा कि जब मैंने इस डेटा में है क्या, ये भी देख लो, इस डेटा में ये है, कभी हम क्या करेंगे एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये तो खैर वो वाला दूसरा डेटा है, आगे आएगा। कभी हम थोड़ा सा मान लेते हैं ऐसे, एक रिएक्टेंट की दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे, दूसरे की चेंज करेंगे, फिर देखेंगे क्या रेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
चलो अब वही पहुंचते हैं वापस। अब मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करूंगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का इससे लेना देना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करूंगा, अब इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा। और चेंज करने पर मुझे पता चला कि भैया जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन चेंज की, इसकी तो नहीं की, जो थी वही रखी, इसकी चेंज की, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का इसकी कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट की बात चल रही है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। सिंपल, किसी रिएक्शन का रेट जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है वही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, दो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, केवल एक पे डिपेंड कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, यहाँ पे देखो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी में इससे कोई मतलब नहीं है यार कि रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिएक्शन में अगर है तो वो काउंट किया जाएगा। तो मॉलिक्युलरिटी में सिंपल है, कितने रिएक्टेंट हैं? 2, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2। पहला डिफरेंस। दोबारा समझो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। उन मॉलिक्यूल्स का नंबर जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन वो क्या है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है, मतलब दोनों अपने हिसाब से रिएक्शन करेंगे, चाहे आप कम क्वांटिटी में लो चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में लो। कंसंट्रेशन बढ़ा दो तब भी रिएक्शन वैसे ही होगी, घटा दो तब भी वैसे ही होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने हिसाब से ही चल रहा है। जैसे सी वाटर के सरफेस पे H2 और O2 की रिएक्शन से H2O बनता है, तो वहाँ जो कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं वो इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि उनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन का भी चेंज नहीं होता। तो कैसी रिएक्शन हो गई? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब कैसे बताऊँ यार? ऐसी रिएक्शन जिसका रेट यानी जिसकी स्पीड किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, वो कहलाएगा मेरा क्या? 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर रिएक्शन का 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल नेवर 0, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई, 2 कर रहे हैं तो 2 हो गई, 5 कर रहे हैं तो 5 हो गई। तो मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं होगी, ऑर्डर हमारा 0 हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात, ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब 1.5, 2.5, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। होल नंबर, होल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 1.5 नहीं चलेगा, 2.25 नहीं चलेगा। चौथा डिफरेंस, अब मैं इस रिएक्शन को हटा दूं थोड़ा सा, यहाँ से तो हट जाना चाहिए भाई। जगह खाली करो, हो गई। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फिर से बात कर लेता हूँ, बात ही करता रहता हूँ। चलो, चौथा पॉइंट जो आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो ये आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते आप। देखकर कैसे पता करोगे रिएक्शन डेट डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा है? ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाएगा। एक एक रिएक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराएंगे, एक ही कंसंट्रेशन को फिक्स किया, बी की को चेंज किया, फिर देखा रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा। अब बी की कंसंट्रेशन को फिक्स किया और ए की चेंज करी, अब देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा। तो ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली डिटरमिन की जाती है। और ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बताता है ये? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स।
रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो गया, दोनों में आप देख लेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा एक चीज़ और बताने की इच्छा है, दैट इज इसमें आ रहा होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेट भी रह गया है। चलो, मॉलिक्यूलरिटी तो मैंने बता दिया, रेट अभी बता देता हूँ। चलो यही देख लो पहले यार। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में तुम्हारे, वो एक तो ये आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की हो सकती है। तो उसकी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो हर कंडीशन में अलग अलग होगी। कैसे कैसे होगी देखो, तो ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होती है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ये आप लर्न कर लेना कि ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, इसे अलग से नोट करिएगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर की n माइनस 1 और पर सेकेंड। बोले सर इसका क्या करेंगे? अगर वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ जीरो लगा देना। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लगा देना। और अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लगा देंगे। इसका करके दिखाता हूँ। तो मोल है, अब n की वैल्यू मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो 1 में से 0 गया तो 1 ही रहेगा। फिर n की वैल्यू 0 लगाऊंगा, 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, तो n की वैल्यू 0 लगाऊंगा, 0 में से -1 होगा तो -1 आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, हो गई यूनिट। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 लगाऊंगा, 1 माइनस 1 0, मोल की पावर 0, तो ये तो खत्म हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर n की पावर कितनी लगाऊंगा, 1 माइनस 1 0, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा, पर सेकेंड। अब n की वैल्यू मुझे 2 लगानी है, तो जब 2 लगाऊंगा 1 माइनस 2 तो मेरे आंसर आएगा -1, तो मोल की पावर आ जाएगा -1। यहाँ पे 2 लगाऊंगा, 2 में से बन जाएगा तो 1, लीटर आ जाएगा और सेकेंड। इसे लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा n = 2 की वैल्यू हो गई। तो ये सारी आपसे पूछेगा, आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड है तो वो रिएक्शन डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर मोल लीटर पर सेकेंड है तो वो सेकेंड ऑर्डर की होगी। और रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो वो जीरो ऑर्डर की होगी। ये हमारी बात खत्म हो गई ऑर्डर ऑफ। हाँ, एक और, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लेते हैं टी हाफ रिलेशन ले रहे हैं हम लोग। एक इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे भाई, क्योंकि मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ और उम्मीद है कल कुछ शानदार काम कर पाऊँगा। ठीक है, चलो इसे ना देखो यार, मैं बता रहा हूँ, इसी पे ध्यान दे लो। ठीक है, चलो ये कैमरे की थोड़ा सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था ये तो मैं ही भूल गया। रिलेशन बता रहा था, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड ए। अब यहाँ पे पहले आप टर्म समझ लो, टी हाफ क्या है। टी हाफ को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ये क्या होता है भाई, वो पीरियड जिस पीरियड में कोई रिएक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है वो कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ के साथ। अब जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ए मैंने लिया, ए के 100 मोल्स मैंने लिए, और जो बी था इनिशियली का मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो इनिशियली मैंने ए के 100 मोल्स लिए थे, लेकिन बी तो भी बना नहीं है, इनिशियली लिखा हुआ है तो बी तो 0 होगा। लेकिन मैंने माना कि t = 15 सेकेंड के बाद इसमें से 15, 100 के आधे कितने होते हैं,
50, इसमें से 50 मोल किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, तो यहाँ बचे 50 किस में चले गए, प्रोडक्ट में। अगर 100 के 100 प्रोडक्ट में बदल जाए, रिएक्शन कंप्लीट। 100 का 25% प्रोडक्ट में बदल जाए, 25% रिएक्शन कंप्लीट। और 100 के अगर 100 में से 50 प्रोडक्ट में बदल जाए तो 50% रिएक्शन कंप्लीट। तो इसके इसका इनिशियल अमाउंट का 50% प्रोडक्ट में बदल चुका है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और इसे कंप्लीट होने जो टाइम लगा है वो कितना है, 15 सेकेंड। तो इसकी हाफ लाइफ पीरियड कितनी हो गई, 15 सेकेंड। तो हाफ लाइफ पीरियड ये होता है। अब ये आता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है भाई, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मतलब आपका, कहना क्या चाहते हो सर? जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कराई थी उस समय जो ए का अमाउंट लिया था वही क्या है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। किससे डिनोट करेंगे, ए से। चलो हो गई अच्छी बातें। अब हम करते हैं जरा काम धाम की बात। काम धाम की बात ये है कि हम रिलेशन बता रहे थे इसमें, ये तो पढ़ा ही नहीं रहते भाई। हम तो बता रहे थे आपको क्या बता रहे थे, रिलेशन बता रहे थे भाई। तो चलो रिलेशन बता देते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन ये है टी हाफ टी हाफ is inversely proportional to a to the power -1. This is the master formula which you have to learn again. टी हाफ क्या हो गया, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बोले सर एन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, बताओ जरा। अरे भाई 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ और ए का रिलेशन क्या होगा, अरे तुम खुद ही निकाल लो। टी हाफ को टी हाफ लिखो और यहाँ एन की जगह क्या लिखोगे आप, 0। तो एन की जगह जब आप 0 लगाओगे तो पावर कितनी आ जाएगी, -1। फिर इससे क्या होगा गुरुजी, इससे ये होगा ए की पावर -1 है, अब ऊपर ले जाओगे तो ए की पावर +1 हो जाएगा। क्या दिख रहा है, टी हाफ और ए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिएक्शन 0 ऑर्डर की है तो टी हाफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टी हाफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू कम होगी तो टी हाफ की वैल्यू कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ समझ में आया, आना तो चाहिए। अगर मैं बात करूं सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप टी हाफ तो ऐसे ही लिख दो, लिख ही लेते हो 1। एन की जगह क्या लिखूंगा मैं, अब एन की जगह लिखूंगा 1 और 1 में से बन गया तो 0, ए की पावर क्या आ गया 0। और किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1। यानी इस वाले फॉर्मूले में टी हाफ तो है लेकिन ए है ही नहीं, तो मैं बोलूँगा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब ये है भैया कि टी हाफ की वैल्यू का ए की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ए कम होने से टी हाफ कम नहीं होगा, ए बढ़ने से टी हाफ बढ़ेगा नहीं, टी हाफ की जो वैल्यू है फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो अगर ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन अगर है तो टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। 100 ग्राम रेडियम के साथ रिएक्शन कराई तो भी टी हाफ की जो वैल्यू है वही रहेगी। आप 200 ग्राम के साथ रिएक्शन कराओ तब भी टी हाफ की वैल्यू वही रहेगी। आप 500 के साथ कराओ तब भी टी हाफ की वैल्यू वही रहेगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ की वैल्यू ए पर डिपेंड नहीं करेगी, ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है हमें इतना ही रखना चाहिए, इतना ही रखते हैं। और कल इसमें एक हम लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स पहले वो करा देंगे जो आपकी बोर्ड्स एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें बचेंगी तो और सिस्टमेटिकली हम लोग उन्हें ऐड करते जाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, कोऑपरेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।